Hello friend, myself Aripapasi. Welcome to Hafsa Science Education. In this lecture, discuss about the Ohm's law. Ohm's law is most important topic of this chapter. हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक सिंबल और हमने कहा था कि हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें ओम्स लॉ डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक्स है हमारा ओम्स लॉ की बात करते हैं हम। ओम्स लॉ तो ओम्स लॉ स्टेटमेंट ये कहता था, अगर एक वायर या कंडक्टर के दोनों टर्मिनल के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंट अक्रॉस वी है तो उसका जो करंट आई फ्लो कर रहा है तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो वोल्टेज होता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, प्रोवाइडेड ऑल द फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा आर टू बी कांस्टेंट। कि अगर कोई वायर है उसके दो टर्मिनल के बीच में क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या माना है V और उसमें से क्या करंट फ्लो हो रहा है। माना ये हमारी एक वायर है, इसके दोनों टर्मिनल के बीच अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने माना है V और इसमें से जो करंट फ्लो पास कर रहा है वो हमारा क्या I है। अब जो ओम्स लॉ क्या कहता है, अगर जैसे जैसे हम V बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या करेगा करंट हमारा क्या करेगा इंक्रीज करेगा। ठीक है, इन दोनों टर्मिनल के बीच हमारा जब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V। ठीक है, और जो ये हमारा V इक्वल टू आर आई जो हमारा क्या आ गया कांस्टेंट आ गया। और यार क्या वेयर R इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नोन एज रेजिस्टेंस। ठीक है, जो हमारा क्या है V इक्वल टू आर इज द क्या है हमारा कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नोन एज द रेजिस्टेंस, जो हमारी क्या है रेजिस्टेंस है। अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं, द ग्राफ बिटवीन V एंड I इज द स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विल गिव अस रेजिस्टेंस। जो ग्राफ होगा वोल्टेज एंड करंट बिटवीन क्या वो ग्राफ हमारे स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा ये। ठीक है, अब जो इनकी क्वांटिटीज है, जो नंबर ऑफ क्वांटिटीज है वो सेम क्वांटिटीज में बढ़ेंगी, सेम रेशो में बढ़ेंगी। देखो अगर करंट वोल्टेज हमारा देखो 2, 4, 6, 8 तो 2 का डिफरेंट है। ठीक है, इधर करंट 0.5, 1.0, 2.0, 3.2। क्या है स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। स्ट्रेट लाइन क्या, क्योंकि जो वोल्टेज होता है जो V होगा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, जो ग्राफ होगा हमारा स्ट्रेट लाइन में होगा। अब एक बात हो, अगर वोल्टेज और जो करंट है दोनों हमारे सेम क्वांटिटीज में इंक्रीज करेंगे। अब देखो अगर स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से क्या करेगी पास करेगी, ओरिजिन पे जो करंट और वोल्टेज जो वैल्यू क्या होगी जीरो होगी। अगर वोल्टेज जीरो तो करंट भी जीरो होगी। अगर देखो करंट कितना 0.5, वोल्टेज कितना 2। अब जो करंट आगे 1.0 यानी 0.5 के डिफरेंस से इंक्रीज कर रहा है, फिर 1.5, फिर 3.0 यानी सेम क्वांटिटी से इंक्रीज कर रहा है। इधर ऐसे इधर वोल्टेज है 2, 4, 4, 6, 4, 8 यानी कि 2 का डिफरेंट है। यानी कि जो वोल्टेज और जो करंट होंगे दोनों सेम क्वांटिटी से ही इंक्रीज करेंगे। जैसे कि
V अपॉन में I आ गया इक्वल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर वोल्टेज को हम इंक्रीज करते हैं तो जो करंट होगा वो सेम क्वांटिटी से ही, सेम रेशियो से क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और ये दोनों क्या रेशियो क्या होगा, रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। ये क्या हमारा 5। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, द ऑब्स्ट्रक्शन या और हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ करंट। ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं रुकावट डालना, रोकना। ठीक है, हिंड्रेंस अगर करंट के फ्लो को कोई भी मटेरियल करंट के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रोकता है, तो हमारा क्या है, वो रेजिस्टेंस कहलाता है। या फिर बोलते हैं द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट, ये भी हम बोल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, R इक्वल टू V अपॉन माई। तो यूनिट क्या होगी इसकी, ओम्स होगी, और इसका जो सिम्बल्स होता है ये होगा। रेजिस्टेंस कहाँ हमारा ओम्स लॉ से निकल के आता है। जो ओम्स लॉ हमारा क्या आता है, V इक्वल टू RI। तो R हम निकाले यहाँ से, V अपॉन में I आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, एक ऑब्स्ट्रक्शन होता है इन द फ्लो ऑफ करंट का, या फिर रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के कुछ फैक्टर्स हैं। फर्स्ट फैक्टर है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ, जो कंडक्टर की लेंथ होगा उस पर डिपेंड करेगा। अगर हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा लेंथ के। दूसरे क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर एरिया। ठीक है, अगर किसी भी कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हम इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर एरिया बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर एरिया हमने कम कर दिया रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो जो रेजिस्टेंस होगा एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा। नंबर थर्ड है टाइप ऑफ द मटेरियल यूज। जो थर्ड टाइप है वो क्या करता है, उस मटेरियल पर यूज करता है। कोई मटेरियल मतलब किस चीज़, जो कंडक्टर किस मटेरियल का बना है, कॉपर का है, रबड़ के, प्लास्टिक का है, फ्लो है। ठीक है, उसकी मटेरियल पर डिपेंड किया, जिसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। फोर्थ है टेम्परेचर। अब इसका हम एक डेरिवेशन नेक्स्ट है, इसके एक डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन क्या होगा, जो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 और 2, दोनों इक्वेशन हम कंबाइन करते हो, R प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन में एरिया। तो जो रो हमारे क्या होगा, वी रो इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नॉन एज द रेजिस्टिविटी। ये हमारी क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट रेजिस्टिविटी होती है। तो हमारा हो गया R इक्वल टू रो L अपॉन में ए। तो R की जो यूनिट ओम्स होती है, जो लेंथ की मीटर और एरिया की मीटर स्क्वायर। तो ओम्स की क्या होगी, रो मल्टीप्लाई मीटर अपॉन में मीटर स्क्वायर, स्क्वायर से मीटर कट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा रो मीटर्स, और यहाँ से हम निकाल लेंगे रो निकालेंगे तो ओम्स मीटर आ जाएगा। तो ओम्स की जो यूनिट आ जाएगी ओम मीटर्स आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर और कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ 1 मीटर एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक वायर है, कंडक्टर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब जितना वो रेजिस्टेंस रजिस्ट करेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, रेजिस्टिविटी कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने अभी पिछले टॉपिक में क्या था, डेरिवेशन किया था रेजिस्टिविटी का। जो ये सिंबल होता है रेजिस्टिविटी का, रो होता है। अब जो रेजिस्टिविटी हमारे क्या, हमने डेरिवेशन किया था R इक्वल टू रो L अपॉन में ए। तो जो हमारा लेंथ कितना 1 मीटर, एरिया कितना 1 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर मीटर से कट जाएगा। तो हमारी की द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ या
कंडक्टर, यूनिट ऑफ लेंथ 1 मीटर और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर। यानी कि जो 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर लेंथ का वायर या फिर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर, तो जो वायर होगा जिसका लेंथ इतना और एरिया क्रॉस सेक्शन इतना होगा, वो क्या जितना रेजिस्टेंस हमारा रजिस्ट करेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, रजिस्टिविटी कहलाएगा। और इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो इसकी ऐसे यूनिट होगी ओम मीटर्स होती है। नेक्स्ट टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, आपने देखा होगा आपके जो डिवाइस है कुछ इस तरह कनेक्ट होंगे, एक डिवाइस ये था, इस प्रकार डिवाइस कनेक्ट होंगे तो हो जाएगा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। या फिर आपको ऐसे पैडल बाई पैडल कनेक्ट होंगे ऊपर नीचे इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से ये होगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या करा, 3 रेजिस्टेंस लिए R1, R2, R3 और उनको हमने इस प्रकार कनेक्ट कर दिया सीरीज में, ठीक है। ये हमने एक बैटरी इसमें लगा दी, वोल्टेज भी, और ये हमारे इसमें क्या होगा, करंट फ्लो हो रहा है। अब जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें क्या होता है, जो वोल्टेज होगा वोल्टेज क्या डिफरेंट होगा सबके लिए, और करंट इसमें क्या होता है सेम होगा। वोल्टेज क्या कर रहा है, वेरी करेगा, ठीक है। अब जो हमारे इस कॉम्बिनेशन बन गया, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट बनाऊं तो इक्विवेलेंट क्या होगा इसका, हमारी आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी जो हमने रेजिस्टेंस इसमें लिखे हैं वो हमारे आर इक्विवेलेंट के बराबर, यानी कि उनको मैंने लिख दिया आर इक्विवेलेंट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसे, बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ के थ्रू हम इसे क्या ड्राइव करेंगे। ओम्स लॉ क्या होता है, तो V इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ क्या होता है हमारा, V इक्वल टू आई आर, ठीक है। अब V हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो भाई V1 V2 जो हमें निकाले थे, हमारा जो डायग्राम था ये था, ये हमारा R1 था, R2 था, R3 था। इसके लिए वोल्टेज V1, इसके लिए V2, इसके लिए V3, ठीक है। ये हमारी बैटरी थी। अब हमने बाय ओम्स लॉ के थ्रू से निकाले थे। ओम्स लॉ क्या था, V इक्वल टू आई आर, ठीक है। ये तो हमारा ओम्स लॉ। अब हम इसमें क्या करें, ओम्स लॉ हम यूज करेंगे, तो भाई ओम्स लॉ रेजिस्टेंस R1 के लिए हम ओम्स लॉ यूज करेंगे, तो V1 इक्वल टू आई अपॉन में R1, V2 इक्वल टू आई R2, V3 इक्वल टू आई R3, ओम्स लॉ। और V जो हमारा टोटल V है, इक्विवेलेंट जो V है वो हमने लिख दिया V इक्वल टू V1 प्लस V2 V3, V इक्वल टू V1 प्लस में V2 प्लस V3, ठीक है। तो अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट हमने इसका इक्विवेलेंट क्या बनाया था, इसका जो इक्विवेलेंट हमने क्या लिखा था, ये हमने इसका इक्विवेलेंट बना लिया। इस सभी रेजिस्टेंस को हमने आर इक्विवेलेंट के इक्वल कर लिया, ठीक है। ये मैंने अभी बताया था आपको, R1 प्लस में R2 प्लस R3 इक्विवेलेंट हो गया। अब आर इक्विवेलेंट के लिए हम क्या होगा, तो V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, ठीक है। अब जो हमारा ये आया हमारे ये जो इक्वेशन आई है, अब हम क्या करेंगे, इन सब की वैल्यू जो हमारी वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। V इक्वल टू
V1 के लिए हमने ये वैल्यू, V2 के लिए ये और V3 के लिए ये रख दिया, और V हमारा ये जो ये V है इसके लिए क्या I इक्वल टू R इक्विवेलेंट हो जाएगा। इससे हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अपना I कॉमन निकाला, I कॉमन ले लेंगे और I से I कट कर दे तो हमारा R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस में R2 प्लस R3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, R इक्विवेलेंट के लिए R1 प्लस में R2 प्लस में R3 प्लस डॉट डॉट प्लस Rn, ये हो जाएगा इसका जनरल फॉर्मूला। फॉर एन रजिस्टर की अगर बात करते हैं, फॉर एन रजिस्टर ऑफ इक्वल वैल्यू, ठीक है, एन रजिस्टर ऑफ इक्वल वैल्यू क्या होगी, R इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है एन आर, एन रजिस्टर यानी कि एन इज द नेचुरल नंबर, यानी कि बहुत सारे के लिए अगर हम दो रेजिस्टेंस लेते हैं तो हम R1 R2 लिखते, मैं 3 लेते हैं, मैं R1 R2 R3 लेकर 4 लिखते प्लस R4 हो जाता। ठीक है, और इसमें एक बात और ध्यान रखो, थोड़ी छोटी सी बात है, जो करंट होगा सीरीज कम्बिनेशन के लिए वो सेम होगा, बट जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें वेरी करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सबके लिए अलग अलग होगा, वो वेरी करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस आर वेरी, सिंगल कॉमन पॉइंट होगा। सिंगल कॉमन पॉइंट मतलब क्या होता है, देखो R1 और R2 के लिए एक ही पॉइंट जो सिंगल कॉमन पॉइंट है, दोनों के लिए सिंगल, और R2 और R3 के लिए भी सिंगल कॉमन पॉइंट है। ये हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो डिवाइस कनेक्ट करते हैं पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, हमने इसमें क्या किया, दो रेजिस्टेंस लिया और उनको हमने पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट कर दिया। कैसे लिया, ये तो हमने रेजिस्टेंस ले लिए, ये हमारा R1 ये R2 हो गया, और हमने इसे क्या कर दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल है नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ये करंट फ्लो हो रहा है इधर। ठीक है, अब जो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, करंट फ्लो हो रहा है। अब करंट जैसे जाएगा, करंट इसमें वेरी करेगा, करंट I1 और इसके लिए I2 करंट होगा, वोल्टेज सेम होगा इसका, इस प्रकार करंट 1 इधर से आया और करंट I2 इधर से आएगा। ये हमारा करंट था, तो जब करंट 1 और करंट 2 इधर से आया तो करंट के लिए क्या हो जाएगा, I इक्वल टू I1 प्लस में I2, ये हमारा करंट आ जाएगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग किसके, ओम बाई ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ओम्स लगे थे, V इक्वल टू IR हो गया, तो वो V क्या होगा, हमारे R1 R2 है, ऐसे हमारा करंट I1 I2 है। अगर V I1 R के लिए लिखो, I1 R1, ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा, करंट I1 के लिए अगर हम ऐसा करंट निकालेंगे तो करंट के लिए आ जाएगा I1 इक्वल टू V अपॉन R1, ऐसे इसके लिए हो जाएगा सेम I2 इक्वल टू V अपॉन R2। अब इसका भी हमने इक्विवेलेंट कर लिया, जब हम इसने का भी इक्विवेलेंट कर लिया, R इक्विवेलेंट कर लिया हमने ये, तो R जो इक्विवेलेंट फॉर्मूले बना है, अगर हम इसका R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो I इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट हो गया। R इक्विवेलेंट हो गया, तो जो वैल्यू हमारी, ठीक है, हमारा करंट क्या था, करंट I1 प्लस में I2, तो वैल्यू हमने रख दी। जो I के लिए, जो करंट I के लिए V अपॉन में R इक्विवेलेंट, और करंट I1 के लिए V अपॉन में R1, और करंट I2 के लिए V अपॉन में R2। क्या गया, यहाँ से हम क्या करेंगे, V को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, V से V कट गया, ये बचा हमारा R अपॉन में 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल 1 अपॉन R1 अपॉन में R2, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट क्या है, इसका एलसीएम निकाल लेंगे, आ जाएगा R2 प्लस R1 अपॉन में R1 मल्टीप्लाई R2, तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस में R2। जनरल फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन RN,
ये इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। फॉर n रजिस्टर ऑफ इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ कनेक्टेड इन पैरेलल, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R अपॉन में n रजिस्टर के लिए निकालेंगे इनकी नेचुरल नंबर, इनकी कितने नंबर, जैसे कि हमने इसमें 2 लिए, हम 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, उसके लिए n नंबर को यूज करते हैं। तो इसका जो करंट इज द वेरी करेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, जो पोटेंशियल डिफरेंस आर सेम होगा और 2 कॉमन पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है, दोनों के लिए 2 कॉमन पॉइंट्स होते हैं ये, ठीक है, ये दोनों के लिए 2 कॉमन पॉइंट्स हैं ये। और जो हमारी R इक्वलेंट है इसको हम लिख सकते हैं R मल्टीप्लाई R अपॉन में R प्लस R, तो ये आ जाएगा हमारा R अपॉन में 2R, तो यू R बाई 2 आ जाएगा हमारा, हम इसे ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? वेदर इट सीरीज कॉम्बिनेशन वेदर इट पैरेलल कॉम्बिनेशन। जो हमारे अपने घरों में जो वायर होती है, जो हमारा कनेक्शन होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो घरों में क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो हम उस चीज़ के हमें क्या करना है, एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर द सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसके हमें कुछ लाभ बताने हैं ओवर किसके? सीरीज कॉम्बिनेशन के। नंबर पहला पॉइंट फर्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस सेम। जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। हमारे घर में से कितनी भी डिवाइस चल रही है, फ्रिज, टीवी, एसी, सबके लिए वोल्टेज क्या सेम है, बट करंट वेरी करेगा, ठीक है। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होता, मान लो सीरीज कॉम्बिनेशन, ये हमारे क्या टीवी है, ये मोबाइल है, ये बल्ब, ये हमारे हम क्या बैटरी जो करंट दे रहा है इसमें, अगर मान लो मैं 5 एम्पेयर करंट यहाँ पे पास कर देता हूँ तो जो टीवी क्या आएगा, टीवी तो ब्लो कर जाएगा। लेकिन जो मोबाइल्स होता है, अपने अपग्रेड मोबाइल्स जो चार्जर पर देखा होगा, जो रीड किया होगा, उसमें 5 वोल्ट या 0.2 एम्पियर या फिर 9 वोल्ट हार्डली होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो उनका करंट की रिक्वायरमेंट है बहुत कम होती है। तो उसमें क्या, जो 5 एम्पियर तो 5 एम्पियर जो करंट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा था, जो मोबाइल जो चार्जर हो क्या है वो ब्लास्ट हो जाएगा, जल जाएगा, फूक जाएगा, ठीक है। या फिर टीवी हमने ले लिया एसी। अब एसी जैसे हमें करंट दिया तो 5 एम्पियर करंट दिया, जो एसी क्या करेगा, जब एसी क्रॉस कर जाए, एसी क्या करेगा, जो 5 एम्पियर जो करंट है, ठीक है, वो सारे करंट को क्या कर जाएगा, क्रॉस कर लेगा। जो हमारे और डिवाइस है वो उनके लिए क्रॉस करेगा नहीं वो करंट, तो क्या करेगा भाई, एसी तो ब्लो कर जाए, बट हमारे जो डिवाइस है हमारे ब्लो नहीं कर पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, ठीक। जो उनका जो, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि उनके अक्रॉस पोटेंशियल ही नहीं मिल पाएगा, ठीक है, इसलिए वो ब्लो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मिल ही नहीं पाएगा, कि जो सारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो एसी के अंदर चला गया, उसने ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंट स्विच फॉर द वेरी एप्लियंस। अब जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें क्या होता है, जितने भी अपने घरों में देखा होगा कि फ़ैन है, टीवी है, मोबाइल है, आप जिस चीज़ को चलाना चाहो वो चल जाएगा, ठीक है, उसी को चला लो, ठीक है। अगर आपको टीवी चलाना तो टीवी चल जाएगा, एसी चलाना तो चल जाएगा, जिसको बंद करना वो बंद भी हो जाएगा। लेकिन अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये एसी है, मोबाइल है, बल्ब, इसमें हमने क्या स्विच लगा दिया, ये स्विच है। अगर हम इस स्विच को ऑन कर देंगे, ऑन करते हैं तो सारे के सारे चल जाएंगे। अगर मैं स्विच को बंद करता हूँ, ऑफ करता हूँ, तो सारे बंद हो जाएंगे। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है ऐसा। लेकिन जो पैरेलल कॉम्बिनेशन उसमें क्या होता है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसमें क्या होता है कि एसी, अगर मुझे एसी चलाना है तो मैं एसी की स्विच को ऑन करूँगा तो हमारा एसी चल जाएगा, बट मोबाइल और बल्ब नहीं जलेगा। अगर मुझे एसी के साथ मोबाइल चलाना था, मोबाइल का स्विच ऑन कर देंगे। अगर हम तीनों को चलाना तो तीनों का स्विच ऑन कर देंगे। अगर हम तीनों नहीं चलाना, तीनों का स्विच हम क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। यानी कि जिस डिवाइस को हम चलाना चाहेंगे वो ही चल जाएगा और उसी का हम स्विच को ऑन कर देंगे, ठीक है। जो 4 पॉइंट है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लोअर देन द लीस्ट वैल्यू। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इज द लोअर होगा वो देन किसके, जो इसकी लीस्ट वैल्यू होगी उससे कम होगा। थोड़ा समझो एग्जाम्पल, जैसे सीरीज, अगर हम सीरीज की बात करते हैं, हमने हमारे पास R1 R2 और पैरेलल में R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। एग्जाम्पल पहले हम सीरीज के लेते हैं। जो R1 के लिए जो रेजिस्टेंस हमारा 1 ओम से, R2 के लिए 2 ओम्स है। अब हमने जब इनका
आर इक्वलेंट निकाला, कितना 3 ओम्स आया। अब देखो यहाँ पे जो इसकी सबसे कम वैल्यू क्या है 1 ओम्स है, लीस्ट वैल्यू कितनी सब, तो ये इससे तो ज़्यादा नहीं है, इससे तो कम नहीं है, ज़्यादा है। ठीक है, तो सीरीज में जो रेजिस्टेंस होगा क्या सब ज़्यादा होगा। अगर हम पैरेलल की बात करें तो R1 R2 और R1 प्लस में R2, भाई 1 मल्टीप्लाई 2 1 प्लस 2, तो 2/3 आ गया। जो अब इसकी जो लीस्ट वैल्यू आ गई 0.67 आ गई, यानी कि क्या कह रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द लोअर, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो लोअर आएगा, लीस्ट वैल्यू से कम है। यानी सबसे कम वैल्यू क्या थी हमारी 1 थी। अब जो इसकी लोअर वैल्यू आ रही है लीस्ट वैल्यू से कम आ रही है उससे, तो हमारा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है अगर हम सीरीज में लगाते तो रेजिस्टेंस क्या था, बहुत ज़्यादा आता, और पैरेलल में रेजिस्टेंस कितना रहा है 0.67, यानी कि जो हमारा लोअर रेजिस्टेंस है सबसे जो कम है उससे भी कम रेजिस्टेंस आ रहा है हमारा पैरेलल में, और सीरीज में क्या है उससे भी ज़्यादा आ रहा है। इसलिए हम सीरीज का जो यूज नहीं करते हैं, ये सीरीज का जो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क यूनिट होगी इसकी वाट, जिसे W से रिप्रेजेंट करते हैं हम। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम। वी नो डैट, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, V इक्वल टू W अपॉन में Q होता है। तो यहाँ से हम कह रहे हैं वर्क निकाल लिया, वर्क डन, तो W इक्वल टू वी क्यू। तो करंट हमारी क्या होता है I इक्वल टू Q अपॉन में T, ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो जो पावर हमारा क्या है, ये पावर हमारा क्या था, पावर इक्वल टू W अपॉन में T। तो हमने यहाँ पे क्या करा, जो W की वैल्यू हमने क्या रख दी वी क्यू अपॉन में T, तो पावर हमारा क्या आ जाएगा VI। और VI कैसे आ गया, जो हमारा QT होता है, Q और T हमारा क्या होता है इक्वल टू I होता है, करंट क्या होता है Q अपॉन में T, तो हमारा ये I यहाँ से आई, तो पावर हमारा VI आ गया। भाई ओम्स ला के देखो, ओम्स ला क्या होता है, V इक्वल टू, ओम्स ला क्या कहेगा V इक्वल टू IR, तो P इक्वल टू जो हमारी ये वैल्यू आई थी इसमें भी क्या करेंगे V की वैल्यू रख देंगे, ये IR, तो ब्रैकेट आई, तो ये आ जाएगा I स्क्वायर R आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा या फिर हम कहते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई R से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे इसे, ये क्या आ जाएगा हमारा P इक्वल टू I स्क्वायर R मल्टीप्लाई R अपॉन डिवाइड R, तो आ जाएगा I R का होल स्क्वायर अपॉन R। तो क्या हो जाएगा, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है V इक्वल टू IR होता है, तो ये स्क्वायर है, तो ये हमारे क्या आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन में R, तो P की वैल्यू जाएगी अपॉन स्क्वायर R, तो ये P की ये सारी वैल्यू आ जाएंगी V डॉट I या फिर I स्क्वायर R या फिर V स्क्वायर R या फिर W अपॉन में T, ये सारी आ जाएंगी P की वैल्यू, ये सारी क्या जाएंगी हमारी P की वैल्यू आ जाएंगी सारी। ठीक है, हमने क्या किया मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया R को हमें मल्टीप्लाई कर डिवाइड भी कर रहे हैं बहुत साइड। ठीक है, तो हमारे क्या जाएगा I R स्क्वायर अपॉन में R, तो हमारा ओम्स ले क्या होता है V इक्वल टू IR होता है, तो यहाँ पे हमारे क्या स्क्वायर है, तो V स्क्वायर आ जाएगा, तो V अपॉन में R आ जाएगा, और ये सारी की सारी हमारी क्या जाएंगी P की वैल्यू आ जाएंगी। ये इतने सारे फॉर्मूले बनते हैं हमारे इलेक्ट्रिक पावर के। ठीक है, I स्क्वायर R या फिर V स्क्वायर अपॉन R या फिर W अपॉन में T, ये सारे फिर हमारे क्या होते हैं पावर के फॉर्मूले आ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट जूल होगी, जिसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज मेजर बाई किलोवाट आवर्स, KWH से इसे मेजर करते हैं। तो वर्क डन हमने पढ़ा, तो वर्क डन क्या होता है हमारा पावर मल्टीप्लाई में टाइम। कैसे, क्या हमने पढ़ा था, जो पावर होता है हमारा, पावर क्या होता है, पावर वर्क डन अपॉन में टाइम होता है। तो हम यहाँ से जो वर्क निकालेंगे क्या हो जाएगा पावर मल्टीप्लाई में टाइम। ठीक है, W इक्वल टू P मल्टीप्लाई में T, तो वही जो P की वैल्यू हमने पावर हमने निकाले, तो सारी वैल्यू हम क्या करेंगे, इन P की जगह पे सारी वैल्यू हम रखते चले जाएंगे। P
P इक्वल टू V डॉट आई, हमने एक बार डॉट आई रख दिया, फिर एक बार आई स्क्वेयर आर रख दिया, एक बार हमने V स्क्वेयर अपॉन में आर रख दिया। तो जब हमने V डॉट आई रखा तो यह आ जाएगा हमारा वी आई टी आ जाएगा हमारा। जब हमने आर स्क्वेयर आर रखा था हमारा आर स्क्वेयर आर टी आ जाएगा। जब हमने ये रखा था वी स्क्वेयर आर टी आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि जो 1 यूनिट, अगर हम बात करते हैं 1 यूनिट कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है। अगर हम 1 यूनिट का हम निकालते हैं तो वो वर्क डन हमारा क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई टाइम होता है। तो पावर हमारी कितने 1 किलो वाट होती है, टाइम हमारा 1 आवर्स होता है। तो वाट क्या होगा 1 किलो वर्क डन क्या होगा 1 किलो वाट होगा। ठीक है, 1 किलो वाट हमने 1000 वाट कर दिया और घंटे के हमने सेकंड निकाल लिए। तो 1 किलो वाट आवर्स हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई 10 पावर 2 मल्टीप्लाई 10 पावर 3। तो 1 किलो वाट आवर्स आ जाएगा हमारा 36 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 जूल, यानी कि 1 यूनिट में इतनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो हम बोल सकते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी किलो वाट आवर्स होती है, यानी कि 1 किलो वाट इज एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ए डिवाइस फॉर ऑफ पावर 1 किलो वाट ऑपरेट फॉर 1 आवर। ठीक है, 1 किलो वाट आवर्स वो एनर्जी है जो डिवाइस से कंज्यूम करता है, जिसकी पावर 1 किलो वाट होती है और ऑपरेट फॉर द 1 घंटे 1 आवर्स की, यानी कि 1 किलो वाट आवर्स की एनर्जी कंज्यूम ना वो पावर यानी कि 1 किलो वाट आवर्स इस एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ए डिवाइस ऑफ पावर, यानी कि 1 किलो वाट एनर्जी कंज्यूम्ड वो पावर वो डिवाइस है जिसकी पावर 1 किलो वाट है। मतलब क्या है कि 1 किलो वाट आवर्स इज एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ए डिवाइस ऑफ पावर 1 किलो वाट ऑपरेट फॉर 1 आवर्स, यानी कि 1 किलो वाट आवर्स एनर्जी कंज्यूम्ड वो डिवाइस है जिसकी पावर 1 किलो वाट है और ऑपरेट फॉर 1 आवर्स, और 1 घंटा के लिए उसे ऑपरेट किया गया है। यानी कि जो 1 किलो वाट पावर डिवाइस 1 घंटे के लिए ऑपरेट किया गया है, ठीक है, जो डिवाइस 1 किलो वाट का है 1 घंटे के लिए ऑपरेट किया गया, वो 1 किलो वाट आवर्स एनर्जी कंज्यूम्ड है। नेक्स्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है? द फिनोमिनॉन बाय विच मटेरियल बिकम रेड हॉट व्हेन करंट इज पास थ्रू ए हाई रेजिस्टेंस। यानी कि जब भी मैं किसी हाई रेजिस्टेंस मटेरियल से करंट पास करूँगा तो वो रेड एंड हॉट हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। यहाँ पर देखो, जो यहाँ पेंटिंग का काम किया करंट पास करना, ठीक है। पेंटिंग या पॉजिटिव साइन से जहाँ करंट निकलेगा वहीं नेगेटिव साइन से क्या इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब जो बैटरी से जो इलेक्ट्रॉन हमने रेड पेन से बनाए और जो हमारे इस मेटल के कंडक्टर हमने ब्लू पेन से बनाए। अब जो सेम चार्ज होगा, सेम चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या रिपल्सन करेगा। अब जैसे भी इलेक्ट्रॉन अंदर गया, इलेक्ट्रॉन क्या इससे रिपल्सन कर देगा, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास ये भी क्या करेगा, इससे रिपल्सन करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन से रिपल्सन कर रहा है, कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, दे आर रिपल्सन कंटिन्यूसली, यहाँ पे क्या हो रहा है, लगातार रिपल्सन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन उसके फ्लो होने में क्या हो रहा होगा, रिपल्सन हो रहा होगा। अब जो इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो रहा है, लगातार कंटिन्यूसली क्या रिपल्सन हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलाइजन हो रहा होगा तो हम पे क्या होगा, हिंड्रेंस प्रोड्यूस होगा। अब कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई कर रहे हैं, जो अपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी अपने यहाँ सप्लाई उसका यहाँ पे क्या होगा। अब हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है कैन बी नाइदर बी डिस्ट्रॉय एंड कैन बी नॉट क्रिएटेड। ना ही तो वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, ना ही उसे क्रिएट कर सकते हैं, बट वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र की जा सकती है। अब जो इलेक्ट्रिक एनर्जी हम यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं, उसे तो अपना काम करना है, उसे क्या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तो
में ट्रांसफ़र होना है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर गया तो इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ, रिपल्सन हुआ। जब कंटिन्यूसली रिपल्सन हुआ तो इलेक्ट्रॉन क्या, कोलाइजन हुआ। अब जैसे जैसे कोलाइजन हुआ है तो क्या, तो कोलाइजन हुआ तो इस वजह से क्या, जो मेटल विल गिव बी हीटिंग। तो जैसे जैसे रिपल्सन उसके अंदर होगा, कोलाइजन बढ़ता जाएगा तो वो हीटिंग होता चला जाएगा। जैसे जो हीटिंग प्रोड्यूस हो जाए वो हीट होता चला जाएगा और इतनी ज़्यादा हीट यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगी जो आपका मटेरियल है बिकम बी रेड हॉट, ये रेड हॉट हो जाएगा। तो रेड हॉट क्यों होता है, यहाँ पर हम लोगों ने सीखा है जब बैटरी का इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के पास जाता है तो इस वजह से क्या होता है, द कंटिन्यूस कोलाइजन, जिसके कारण के जो मटेरियल हीट होना स्टार्ट हो जाता है और जैसे जैसे हीट होगा हीटिंग उसकी बढ़ चलाएगी और हमारा रेड हॉट होता चला जाएगा। अब जो इसके एप्लीकेशन हम यूज कहाँ पे करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन, इनकंडेंसेंट लैम्प, इलेक्ट्रिक ओवन एंड इलेक्ट्रिक हीटर एक्सेट्रा, याद इनका हम यूज करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जूल लॉ ऑफ हीटिंं। अकॉर्डिंग टू जूल लॉ ऑफ हीटिंग द हीट प्रोड्यूस इन दिस वायर। अब कहते हैं जूल लॉ के अकॉर्डिंग, जूल लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग हम देखते हैं जो हीट प्रोड्यूस हो रही है इन द वायर के अंदर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट पासिंग थ्रू द मटेरियल। जो हीट प्रोड्यूस हो रही है तो हीट क्या होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ करंट के थ्रू पास द मटेरियल, जो करंट हमारे मटेरियल में पास हो रहा है। नंबर 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, और जो हीट होती है हमारी वो क्या होगी, रेजिस्टेंस की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी। और टाइम फॉर विच डिवाइस द ऑपरेट, यानी कि जितने टाइम के लिए आप उस डिवाइस को ऑपरेट कर रहे हो, यानी जितने टाइम आप उसे ऑपरेट करोगे तो हीट विल बी इंक्रीज। अगर टाइम ज़्यादा टाइम के लिए ऑपरेट करो ज़्यादा हीट होगा, उसे आप कम करें तो डिक्रीज हीटिंग। ठीक है, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। H क्या है हमारा हीट, I फॉर करंट, R फॉर रेजिस्टेंस, T फॉर टाइम। अब 1 2 3 कंबाइनिंग इक्वेशन 1 2 3, तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर और रेजिस्टेंस R टाइम T, तो H इक्वल टू आ जाएगा हमारा जो हीट क्या आ जाएगा हमारा I स्क्वायर R T, ये जाएगी हीट, नॉट हीट को हम कहते हैं जूल में, नहीं इसकी ऐसे यूनिट होती है जूल। अब जो लास्ट टॉपिक हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक आयरन, इनकंडेंसेंट लैम्प, इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक ओवन एंड इलेक्ट्रिक हीटर, ये सारी के प्रैक्टिकली एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के। फर्स्ट आपका इलेक्ट्रिक आयरन। अब आप क्या करोगे घर पे अपने जो आपकी इलेक्ट्रिक आयरन जो प्रेस आपने उसे स्विच लगा दिया उसका आपने, आप क्या करोगे धीरे धीरे वो गर्म होना स्टार्ट होगी, ठीक है। सम टाइम बाद या सम टाइम आफ्टर वो क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी। और आप क्या करते हो, आप फिर क्या करते हो, उसके बाद आप उसको बंद करते हो तो आप क्या देखोगे जो वो इंटेंसली यानी कि साथ के साथ ही बंद नहीं होती, वो जो ठंडी एकदम से ठंडी नहीं होगी, धीरे धीरे ठंडी होगी, ठीक है। यानी कि अभी हमने पढ़ा कि जो हीट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है, किस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस पे, करंट पे और टाइम पे डिपेंड करती है। अब देखो जैसे हमने प्रेस को लगाया, स्विच ऑन करा, तो धीरे धीरे जितना हमने टाइम दिया, कुछ टाइम बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वो हीट होती चली गई, टाइम इंक्रीज हुआ तो उसका जो हीटिंग रेट भी बढ़ गया, ठीक है। फिर स्विच ऑन करने के बाद हम देखा कि कुछ समय बाद ठंडी हो जाती है, ठीक है। तो अगर टाइम हमारा इंक्रीज हो रहा है, हीटिंग हमारी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा जो एक प्रैक्टिकली एप्लीकेशन हो गया इसका। अब नेक्स्ट जो हमारा इंडेंसेंट लैम्प।
इंडेसेंट लैम्प की मैं बात करता हूँ, आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। जो आप अब तो आप जो CFL यूज़ करते हैं, हम जो हमारा 100 वाट बल्ब आता था पहले, अगर उसकी बात करते हैं उसमें कैसे फिलामेंट होता था, ठीक है, फिलामेंट होता था। अब जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं तो जो फिलामेंट क्या होता है कुछ टाइम बाद ही गर्म होना स्टार्ट कर देता है, और इसका जो रेजिस्टेंस है तो वो भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जब इसका रेजिस्टेंस इसमें करंट की भी जो करंट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके जो हमने जो हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था हमें क्या, जो रेजिस्टेंस, करंट और टाइम तीनों पर डिपेंड करती है। तो यही का जैसे और हम इसका स्विच ऑन करते हैं, फिर ये वही जो इसका जो करंट कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम होते चला जाएगा, इसका हीटिंग भी कम होती चली जाती है। तो वही और जो हीटर है, जो इलेक्ट्रिक हीटर है, वही कंडीशन में दोनों का मैं थोड़ा सा और जो फिलामेंट होते हैं, जो हीटर की हम बात करते हैं, ये क्या हमारे अलॉय के बने होते हैं, अलॉय। और जो अलॉय होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारी जो उनकी रेजिस्टिविटी होती है इंक्रीज होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर देखो अब मैं लैम्प, जो इंसिडेंट लैम्प और हीटर को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ दोनों के एक साथ। अब जो हीटर होता है उसमें क्या वैसे बहुत सारी इसमें ऐसे लाइनिंग होती है, लाइनिंग होती है, उससे क्या होता है जो तार वायर होती है उससे क्या होता है, उसकी जो लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। हमने अभी रेजिस्टिविटी पढ़ी थी, R इक्वल टू रो लेंथ अपॉन एरिया, तो लेंथ उसकी इंक्रीज हो गई, ठीक है। अगर लेंथ इंक्रीज हो रेजिस्टेंस में बढ़ जाता है। अब जो उसका एरिया, जो वायर बहुत पतला होता है तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल जो एरिया वो भी क्या हो गया, डिक्रीज हो, कम हो गया। अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस हमारा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यही जो कारण है क्या कि जो वो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया। जब रेजिस्टेंस नाइक्रोमिस जो हीटर होता है उसका जो तार होता है उसको वायर होती है, इसकी नाइक्रोम बनती है। नाइक्रोम क्या होता है, एक अलॉय होता है। जो अलॉय होता है उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज बहुत ज़्यादा होती है। नाइक्रोम के अलॉय होती है, अलॉय की रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। जब इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, देखो लेंथ उसकी बढ़ गई, लेंथ के आपने देखा उसके ऐसे बहुत सारे घुमाव से होते हैं, तो उसकी लेंथ बढ़ गई, जो तार बहुत पतला होता है उसके जो एरिया होता है वो कम हो गया। तो जब उसका लेंथ बढ़ गया, एरिया कम हो गया, तो उसकी जो रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस का क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। और जब उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो उसका जो हीटिंग इफेक्ट है वो बढ़ जाएगा। तो इसी कारण क्या है, तो उसका जो हीटिंग इफेक्ट है हमारा क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि जो आपके रूम में इलेक्ट्रिक फ्यूज लगे होते हैं, आज के टाइम पे क्या होते हैं, MC लगी होती है। MC के जैसे करंट बढ़ा और ट्रिप ऑफ हो जाती है, गिर जाती है। जैसे करंट कम होगा से वो तो क्या है अपने आप ही फिर वो ऑन हो जाती है। और आपने पहले क्या देखा, जो पहले हमारे ट्रिप होते थे वो आपने देखे होंगे, उन्हें फ्यूज लगा होता है, आप उसे ऐसे लगा देते हैं। अगर आपको अपने घर की लाइट भगानी तो उसमें फ्यूज को निकाल दो। अब जो फ्यूज होते हैं हमारे किसके, अलॉय के बने होते हैं। और अलॉय आप जानते हो, जो अलॉय क्या होते हैं, उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो उनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो अभी तक हम स्टूडेंट आपके चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट कर चुके हैं। हमने अपने एक साइट बनाई है, हफ्सा साइंस एजुकेशन। आपको और भी चैप्टर या आपको किसी भी और भी चैप्टर रिलेटेड कुछ जानना है, आपको और भी चैप्टर पढ़ना है, आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यूस रखना है 11th 12th, तो आप हमारी साइट पर जाए और आपको सारे लेक्चर सीरीज वाइज मिल जाएंगे। लेक्चर सीरीज वाइज मिल जाएंगे।